देखो मोनेरा जगत की यदि हम बात करें तो मोनेरा जगत के अंदर कौन से जीव आते हैं, तो आप क्या कहेंगे, ऑल प्रोकैरियोटिक। सभी जो प्रोकैरियोटिक जीव हैं, जितने भी प्रोकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, प्रोकैरियोटिक जीव हैं, ये सब किसके अंदर आते हैं, मोनेरा जगत के अंदर आते हैं। सभी किसमें आएंगे, मोनेरा जगत में आएंगे। अब मैंने आपको बता दिया था कि प्रोकैरियोटिक जीव है तो इनके लक्षण क्या क्या थे। मैंने बताया था कि मोनेरा जगत के जो जीव हैं, अगर ये प्रोकैरियोटिक जीव है, इनकी कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक है, तो इसमें केंद्रक, हम किसकी बात कर रहे थे, केंद्रक की बात कर रहे थे, न्यूक्लियस की बात कर रहे थे। ये जो केंद्रक है ये कैसा रहता है, आप क्या कहेंगे, अल्प विकसित रहता है। ये जो न्यूक्लियस है ये कैसा रहेगा, अल्प विकसित रहेगा। और अल्प विकसित का मतलब मैंने आपको समझा दिया था कि अल्प विकसित का मतलब ये है कि न्यूक्लियस के बाहर, जैसे ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर क्या पाई जाती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को आप क्या कहते हैं, केंद्रक झिल्ली कहते हैं। लेकिन यदि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की बात करें तो प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर ये केंद्रक झिल्ली क्या रहती है, एब्सेंट रहती है। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या रहती है, अनुपस्थित। और इनका जो आनुवांशिक पदार्थ है, इनका जो जेनेटिक मैटर है, जो आनुवांशिक पदार्थ है, ये आनुवांशिक पदार्थ किसमें बिखरा हुआ रहता है, तो आप क्या कहेंगे, प्रोटोप्लाज्म में। किसमें बिखरा रहता है, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं, जीव द्रव्य की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। यानी आप क्या कह रहे हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का न्यूक्लियस कैसा है, अल्प विकसित है। तो मैडम हम अल्प विकसित से क्या मतलब समझे, तो आपको अल्प विकसित से क्या मतलब समझना है कि इनके केंद्र के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। और अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती तो आपको पता है कि इनका जो आनुवंशिक पदार्थ है, डीएनए या फिर आरएनए भी हो सकता है, ये कहां बिखरा रहता है, प्रोटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव्य के अंदर। तो पहला लक्षण तो हमने ये देखा था। दूसरा हमने क्या देखा था कि इन कोशिकाओं के अंदर या मोनेरा जगत के जीवों में जो माइटोकॉन्ड्रिया है, हम किसकी बात करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया की। और माइटोकॉन्ड्रिया को आपको पता है हम क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये भी क्या होते हैं, इनमें एब्सेंट होते हैं। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के समान इनमें क्या पाया जाता है, मीजोसोम पाया जाता है, मीजोसोम। सवाल बन सकता है कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया के समान पाया जाने वाला कोशिकांग कौन सा है, तो आप क्या कहेंगे, मीजोसोम है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में ये मीजोसोम क्या करता है, एटीपी का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, ऊर्जा का निर्माण करता है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का माइटोकॉन्ड्रिया किसको कहा जाता है, मीजोसोम को कहा जाता है। इसके अलावा हमने क्या लिखा था कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में ईआर भी क्या होगी, एब्सेंट होगी। फिर हमने क्या लिखा था कि ये जो गोल्जी बॉडी है, ये जो गोल्जी काई है, ये भी क्या होती है, एब्सेंट होती है। किनमें, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। यानी लगभग जितने भी जो विकसित कोशिकांग हैं वो सारे के सारे प्रोकैरियोटिक जीव में क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। और मैंने एक बात बता रखी है कि कहीं भी अगर प्रोकैरियोटिक का नाम आता है तो आपको समझ जाना है कि प्रोकैरियोटिक का मतलब हम किसकी बात करेंगे, बैक्टीरिया की बात करेंगे, जीवाणु की बात करेंगे। अब हो सकता है वो बैक्टीरिया क्या हो, अलग अलग प्रकार का हो सकता है यू बैक्टीरिया हो सकता है आर्की बैक्टीरिया हो सकता है आपका जैसे मान लो यू बैक्टीरिया हो गया, आर्की बैक्टीरिया हो गया, ठीक है। अदर जितने भी बैक्टीरिया आ जाए जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, यानी कि ये अलग अलग बैक्टीरिया हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन होंगे क्या, सारे के सारे बैक्टीरिया होंगे। तो अभी इनकी हम बात करेंगे, ओके। तो यहाँ पे देखो ये तो नॉर्मल फीचर्स थे जो हम प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर देखते हैं। अब आपको इनका पहला एग्जाम्पल लेना है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर। जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो क्या लेना है, बैक्टीरिया लेना है। क्या लेना है, बैक्टीरिया, या फिर इसे हम क्या कहते हैं, जीवाणु कहते हैं। बैक्टीरिया या फिर क्या कहेंगे, जीवाणु कहेंगे। देखो वायरस के बाद में जो सूक्ष्मतम जीव है, वायरस के बाद में जो सबसे छोटा जीव है वो क्या होता है, बैक्टीरिया होता है, जीवाणु होता है। अब देखो ये जो बैक्टीरिया है
ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। बैक्टीरिया क्या होते हैं? अलग अलग प्रकार के होते हैं। किसी को पता है कि बैक्टीरिया कितने प्रकार के हो सकते हैं? जल्दी से आंसर दो। मैंने क्या कहा कि ये जो बैक्टीरिया है ये अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। तो कौन कौन से प्रकार इन बैक्टीरिया के देखने को मिलते हैं? जल्दी से आंसर दो कोई भी स्टूडेंट। नाम लिखो साथ में, कितने प्रकार के हैं ये तो पता है आप लोगों को, लेकिन होते कौन कौन से हैं? ऐसे नहीं पूछा जाएगा बैक्टीरिया कितने प्रकार के होते हैं, ऐसा नहीं पूछा जाएगा। निम्न में से कौन सा प्रकार एक बैक्टीरिया का है ये पूछा जाएगा। बहुत सारे हैं मैम, आपको वो बहुत सारे नहीं बताने, आपको जैसे यू बैक्टीरिया बताना है, आर्की बैक्टीरिया बताना है, एक्टिनोमाइसिटीज बताने हैं, और इसके अलावा चौथा कौन सा आ जाता है आपका? बीजी आ जाता है। चलो आपका ये तो सही है, ये तो सही है कि हम बैक्टीरिया को मोस्टली कितने प्रकार में पढ़ते हैं? 4 प्रकार में पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो ये बैक्टीरिया आकार के आधार पर होते हैं, बेसिलस, कोकस, स्पाइरिलम, विब्रियो। अभी हम आकार के आधार पर बात नहीं कर रहे हैं, हम मोनेरा जगत में आने वाले जो बैक्टीरिया हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो ठीक है, आप देखो ध्यान से कि मोनेरा जगत के अंदर ये जो बैक्टीरिया है ये अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। कुछ बैक्टीरिया को आप क्या कहते हैं? यू बैक्टीरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? यू बैक्टीरिया। अब देखो इन यू बैक्टीरिया के लक्षण कुछ अलग हैं। कुछ बैक्टीरिया को आप क्या कहते हैं? आर्की बैक्टीरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्की बैक्टीरिया कहते हैं। अब देखो इस आर्की बैक्टीरिया से बहुत अच्छा सवाल पूछा जाता है, आर्की बैक्टीरिया से बहुत अच्छा सवाल पाया जाता है। ठीक है, अब देखो तीसरे नंबर पे आप क्या पढ़ते हैं? एक्टिनोमाइसिटीज, एक्टिनोमाइसिटीज या फिर एडिनोमाइसिटीज, एक्टिनोमाइसिटीज, ये भी एक प्रकार के क्या होते हैं? बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणु होते हैं। और चौथे नंबर पे आप किसको पढ़ते हैं? तो चौथे नंबर पे आप पढ़ोगे साइनोबैक्टीरिया को। चौथे नंबर पे आप किसको पढ़ोगे? साइनोबैक्टीरिया को पढ़ेंगे। अब ये होते तो सारे बैक्टीरिया ही है, होते तो सारे जीवाणु है, लेकिन ये जो जीवाणु है इनको मैंने ये क्यों लिखा कि ये यू बैक्टीरिया है, ये आर्की बैक्टीरिया है, ये एक्टिनोमाइसिटीज है, ये साइनोबैक्टीरिया है, ऐसा मैंने क्यों कहा? तो ये डाउट आज क्लियर कर लेना, कभी नहीं भूलोगे इस चीज को। अच्छा, मुर्गा बना दो। देखो सबसे पहले मैं जो यू बैक्टीरिया की बात करूं, देखो यू बैक्टीरिया सबसे जो सरल प्रकार का बैक्टीरिया है, सबसे सरल प्रकार का बैक्टीरिया है, सिंपल बैक्टीरिया है जो हर एक वातावरण में देखने को मिल सकता है, हर एक वातावरण में। यानी कि जहां भी इस बैक्टीरिया को जीवन की थोड़ी सी संभावना लगती है, जीवन की थोड़ी सी संभावना की मतलब जैसे मान लो कि बहुत गर्म झरने हैं, या फिर ये बर्फ पे भी विकसित हो सकते हैं, या फिर ठंड है, या फिर गर्मी है, यानी कि थोड़ा सा इनको ये लगता है कि भाई यहाँ पे जीवन संभव हो जाता है, वहां पे ये बैक्टीरिया पनपना क्या हो जाते हैं? शुरू हो जाते हैं। तो आप क्या कहेंगे कि ये जो यू बैक्टीरिया है ये सामान्यतः जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं नॉर्मली वातावरण के अंदर, उन बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं? यू बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। अब मेरी बात सुनो कि ये जो यू बैक्टीरिया है वो हमारे लिए लाभदायक भी होते हैं और हमारे लिए नुकसानदायक भी होते हैं। उनकी बात हम आगे करेंगे। इसको समझने की पहले देखो एक संरचना समझो आप थोड़ी सी इस बैक्टीरिया के बारे में। स्ट्रक्चर समझेंगे एक बार। स्ट्रक्चर में देखो आपको कुछ ऐसी संरचनाएं देखने को मिलेगी जिनसे अच्छा सवाल बन सकता है। ठीक है, जिनसे सवाल क्या बन सकता है? थोड़ा सा अच्छा सवाल देखने को मिल सकता है। ऐसे ऐसे कुछ संरचनाएं आपको देखने को मिलती है इसमें। ठीक है, और यहां से ऐसे फोल्ड करके एक संरचना बनी होती है, इसके बाहर की तरफ ऐसे कुछ संरचनाएं होती है, ऐसे छोटे छोटे हेयर्स नुमा संरचना देखने को मिलती है। हेयर्स नुमा संरचनाएं क्या होती है? रोम जैसी संरचनाएं बैक्टीरिया के बाहर देखने को मिलती है। नॉर्मली ऐसी सी संरचना हम किसकी देखते हैं? बैक्टीरिया की देखते हैं। देखो सबसे पहले तो ये जो संरचना आपको दिख रही है, इस संरचना का नाम होता है फ्लैजिला। क्या नाम होता है? फ्लैजिला नाम होता है। इसे आप क्या कहते हैं? कसाबिका कहते हैं। फ्लैजिला या फिर क्या कहते हैं? कसाबिका कहते हैं। तो सवाल सीधा ही बन सकता है कि बैक्टीरिया से जुड़ने वाली जो तंतुनुमा संरचना है, ठीक है, उसे आप क्या कहते हैं? तो आप क्या कहेंगे? फ्लैजिला या फिर कसाबिका कहा जाता है।
अब मैंने आपको बता रखा है कि बैक्टीरिया के बाहर की तरफ क्या पाई जाती है, सेल वॉल पाई जाती है। मैंने बताया है कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनके बाहर क्या पाई जाती है, सेल वॉल, और सेल वॉल को आप क्या कह देंगे, कोशिका भित्ति कह देंगे। सेल वॉल को आप क्या कह देंगे, कोशिका भित्ति कह देंगे। यही कारण था कि जब सही से क्लासिफिकेशन नहीं हुआ था, सही से वर्गीकरण नहीं हुआ था, तो इस बैक्टीरिया को क्या मान लिया गया था, पादप मान लिया गया था। पादप क्यों माना गया था? जब कैरोलस लिनियस ने दो जगत बना दिए थे, एक पादप और एक जंतु, तो लोगों ने क्या मतलब वैज्ञानिकों ने क्या देखा कि बैक्टीरिया के बाहर की तरफ तो क्या पाई जा रही है, सेल वॉल पाई जा रही है, कोशिका भित्ति पाई जा रही है। तो ये जो सेल वॉल है, सेल वॉल तो पादपों में पाई जाती है, जंतुओं में तो पाई नहीं जाती। तो बैक्टीरिया को क्या मान लिया गया था, एक पादप मान लिया गया था, ठीक है। लेकिन पादप मान लिया गया, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि बैक्टीरिया एक पादप हो सकता है। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया एक प्रकार की प्रोकैरियोटिक कोशिका है, जबकि पादप तो कैसे होते हैं, यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती है। तो बाद में समझ में आया कि इनको कोशिकीय स्तर पर देखना भी जरूरी हो गया, ठीक है। तो बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल पाई जाती है। अब हमने पढ़ा था कि पादपों की जो सेल वॉल है ये किससे मिलके बनी होती है, सेलुलोज से। पादपों की सेल वॉल किससे मिलकर बनी होती है, सेलुलोज से मिलकर बनी होती है, ठीक है। लेकिन बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है, ध्यान से सुनना, बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो सेलुलोज से नहीं बनी होती, वो किससे मिलकर बनी होती है, पॉलीसैकेराइड से। किससे मिलकर बनी होती है, पॉलीसैकेराइड से मिलकर बनी होती है। प्लस कुछ मात्रा में इसमें क्या होती है, प्रोटीन भी होती है। प्लस कुछ मात्रा में क्या होती है, प्रोटीन भी होती है। तो पहला डिफरेंस तो क्या हो गया कि हम बैक्टीरिया को पादप नहीं कह सकते। सवाल आ सकता है कि जीवाणु में कोशिका भित्ति पाई जाती है, तो क्या जीवाणु को पादप माना जा सकता है? नहीं माना जा सकता। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक होता है, जबकि पादप कैसे होते हैं, यूकैरियोटिक। दूसरा रीजन कि पादपों की सेल वॉल कोशिका भित्ति किससे मिलकर बनी होती है, जटिल सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। लेकिन आप क्या कहेंगे, लेकिन जो बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया की सेल वॉल किससे मिलकर बनी होती है, पॉलीसैकेराइड, और किससे मिलकर बनी होती है, प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। जो सरल इकाइयां होती है, सिंपल इकाइयां होती है, बैक्टीरिया की सेल वॉल को आसानी से तोड़ा जा सकता है। इसके बाद देखो, आपको जो ये वाली संरचना दिख रही है, ये वाली संरचना, इस संरचना का नाम होता है मीजोसोम। इस संरचना का नाम क्या है, मीजोसोम। और मीजोसोम के बारे में अभी मैंने समझाया है कि ये जो मीजोसोम है ये किसकी तरह काम करता है, आप क्या कहेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया की तरह काम करेगा। और माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ये कौन सा एंजाइम रखता है, आप क्या कहेंगे, ऑक्सीकारी एंजाइम रखता है। कौन सी एंजाइम रखेगा, ऑक्सीकारी एंजाइम। और ये ऑक्सीकारी एंजाइम भोजन का क्या करेंगे, ऑक्सीकरण करेंगे। भोजन का क्या करेंगे, ऑक्सीकरण करेंगे। और यहाँ पे किसका निर्माण होगा, ऊर्जा का निर्माण होगा, एनर्जी का निर्माण होगा। यानी पावर हाउस ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल का अगर पावर हाउस पूछे तो आप क्या कहेंगे, मीजोसोम कहेंगे। क्या होता है, मीजोसोम। और ये मीजोसोम किसके समान है, माइटोकॉन्ड्रिया के समान। क्यों? क्योंकि मीजोसोम में कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, ऑक्सीकारी एंजाइम पाए जाते हैं। और ऑक्सीकारी एंजाइम क्या करते हैं, भोजन का ऑक्सीकरण करते हैं। भोजन का क्या करते हैं, ऑक्सीकरण करते हैं। और जिससे हमें क्या प्राप्ति होती है, या फिर प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं को किसकी प्राप्ति होती है, ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो हमने बैक्टीरिया में किसको पढ़ लिया, फ्लैजिला को। देखो ये जो फ्लैजिला है ये जीवाणु को क्या करवाती है, गति करवाती है। क्या करवाती है, गति करवाती है। जैसे आप सबने देखा होगा, भाई जीवाणु के पैर थोड़ी होते हैं, जीवाणु थोड़ी हमारी तरह चल सकता है। तो जीवाणु को भी तो कोई ना कोई मूव करवाता है, गति करवाता है। तो वहां पे क्या उपस्थित होती है, फ्लैजिला। और ये अपनी जगह पर एक जगह बना रहे, इसके लिए इसमें क्या पाई जाती है, रोमनुमा संरचनाएं पाई जाती है। इनको क्या कहते हैं, रोम कहते हैं। क्या कहते हैं, रोम। या फिर इनको कहा जा सकता है सीलिया, रोम। या फिर आप इनको क्या लिख सकते हैं, सीलिया लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, सीलिया लिख सकते हैं। देखो सीलिया और फ्लैजिला में अंतर इतना ही है, सीलिया छोटे छोटे रोम जैसी संरचना होती है, जबकि फ्लैजिला सीलिया से क्या है, थोड़ी सी बड़ी होती है। तो ये बैक्टीरिया को क्या करवाते हैं, मूव करवाते हैं, गति करवाते हैं। अब देखो इसके बाद ये जो जीवाणु है, एक बार मैं इसको मिटाती हूं थोड़ा सा।
इधर वाले मिटा देती हूं, ठीक है। अब इसके बाद देखो ये जो जीवाणु है, इस जीवाणु के अंदर देखो, जीवाणु को पादप नहीं माना जा सकता, इसके कई कारण हो सकते हैं। 2 कारण तो हमने पढ़ लिए। अब इस जीवाणु में कुछ ऐसी संरचनाएं पाई जाती है और इन संरचनाओं को कहा जाता है बैक्टीरियोक्लोरोफिल। क्या कहा जाता है? बैक्टीरियोक्लोरोफिल। बैक्टीरियोक्लोरोफिल। अब ये बैक्टीरियोक्लोरोफिल क्या होता है? देखो हमने देखा था कि जो पादप होते हैं, जो पादप होते हैं, ये पादप अपना भोजन क्या कर सकते हैं? खुद बना सकते हैं। पादप अपना भोजन खुद बना सकते हैं। क्यों बना सकते हैं? क्योंकि पादपों के अंदर क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। पादपों में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल, ठीक है, पर्णहरित पाया जाता है। लेकिन बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया के अंदर क्या पाया जाता है? बैक्टीरियोक्लोरोफिल। ध्यान से सुनो, बैक्टीरिया में क्या पाया जाता है? बैक्टीरियोक्लोरोफिल पाया जाता है। यह बैक्टीरियोक्लोरोफिल क्या करवाता है? जीवाणु में फोटोसिंथेसिस करवाता है। जीवाणु में क्या करवाएगा? प्रकाश संश्लेषण करवाएगा, जिससे किसका निर्माण होगा? फूड यानी भोजन का निर्माण होगा। फूड या फिर किसका निर्माण होगा? भोजन का निर्माण होगा। यानी कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनमें बैक्टीरियोक्लोरोफिल पाया जाता है और इस बैक्टीरियोक्लोरोफिल की सहायता से ये अपना भोजन क्या कर सकते हैं? खुद बना सकते हैं, अपने फूड का निर्माण खुद कर सकते हैं। ये बात हमें समझ में आई। इसके बाद देखो मैंने यहाँ पे जो संरचनाएं बनाई थी, मैं एक बार यहाँ बना देती हूँ। ऐसी कुछ संरचनाएं आपको देखने को मिल रही है। इन संरचनाओं को हम क्या कहते हैं? राइबोसोम कहते हैं। इसको आप क्या कहते हैं? राइबोसोम कहते हैं। ये राइबोसोम क्या करते हैं? बैक्टीरिया के अंदर किसका निर्माण करते हैं? प्रोटीन का निर्माण करते हैं। क्योंकि हम सेल वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। सेल वाले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा है कि राइबोसोम को कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये किसका निर्माण कर रहा है? प्रोटीन का निर्माण कर रहा है। अब सबसे अच्छा सवाल तो ये बनता है कि ये जो राइबोसोम है, देखो राइबोसोम 2 प्रकार के मैंने पढ़ाए हैं आपको। एक 70S होता है और दूसरा कौन सा होता है? 80S। 2 प्रकार के राइबोसोम मैंने आपको पढ़ाए हैं। एक 70S होता है और एक कौन सा होता है? 80S होता है। तो आपका जो बैक्टीरिया है, जो ये यू बैक्टीरिया है, ये कैसी सेल है? ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है। ये कैसी कोशिका है? एक प्रोकैरियोटिक कोशिका है। तो आप लोगों को पता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर कैसा राइबोसोम होता है? जल्दी से बताएंगे, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का राइबोसोम कैसा होता है? मैंने पढ़ाया है आपको, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का राइबोसोम कैसा होता है। तो लगभग ने आंसर दे दिया है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का जो राइबोसोम है ये कैसा होता है? 70S होता है। कैसा होता है? 70S। लेकिन यूकैरियोटिक कोशिकाओं का राइबोसोम कैसा होता है? 80S। याद करने का तरीका मैंने बताया था कि प्रोकैरियोटिक कोशिका कैसी होती है? छोटी होती है, तो उनका राइबोसोम भी क्या होगा? छोटा होगा। और यूकैरियोटिक कोशिकाएं बड़ी होती है तो उनका राइबोसोम भी क्या होगा? बड़ा होगा। तो प्रोकैरियोटिक का राइबोसोम कैसा हो गया? 70S और यूकैरियोटिक का राइबोसोम कैसा हो गया? 80S। ये राइबोसोम करता क्या है? किसका निर्माण करेगा? प्रोटीन का निर्माण करेगा। तो बेसिकली ऐसी सी संरचना यहाँ पे देखो, ये जो आपको दिख रहा है ये इसका क्या है? DNA है बैक्टीरिया का, जो जीव द्रव्य के अंदर क्या है? बिखरा हुआ है। क्यों बिखरा हुआ है? क्योंकि केंद्र के बाहर की तरफ केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती। मेरी बात ध्यान से सुनो, हमने बैक्टीरिया के बारे में क्या पढ़ा? देखो ये जो यू बैक्टीरिया है, इसको जहां भी जीवन की थोड़ी सी भी संभावना मिलती है ये वहीं पर पनपना क्या हो जाता है? स्टार्ट हो जाता है। ये एक सरल प्रकार का जीवाणु है जो लगभग हमें हर जगह देखने को मिलता है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा कि बैक्टीरिया की संरचना की बात करें तो सवाल बनता है कि बैक्टीरिया को पहले पादप माना गया था, लेकिन अब हम बैक्टीरिया को पादप क्यों नहीं मान रहे? तो आप क्या कहेंगे? क्योंकि बैक्टीरिया के बाहर की तरफ सेल वॉल तो पाई जाती है, लेकिन सेल वॉल सेल्यूलोज से नहीं, किससे मिलकर बनी होती है? पॉलीसैकेराइड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। फिर हमने क्या कहा कि पादपों के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है जो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया से क्या करता है? भोजन का निर्माण करता है। सेम बैक्टीरिया के अंदर क्लोरोफिल की जगह क्या पाया जाता है? बैक्टीरियो क्लोरोफिल पाया जाता है। और ये बैक्टीरियो क्लोरोफिल क्या करता है? बैक्टीरिया के अंदर भोजन का निर्माण करता है। यानी कुछ बैक्टीरिया अपने भोजन का निर्माण स्वयं से कर सकते हैं। फिर हमने पढ़ा ये जो संरचना आपको दिख रही है इसे हम क्या कहते हैं?
कहते हैं मीजोसोम, और मीजोसोम को प्रोकैरियोटिक का क्या कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है, क्योंकि मीजोसोम में ऑक्सीकारी एंजाइम पाए जाते हैं जो किसका निर्माण करते हैं, एनर्जी का निर्माण करते हैं। क्लियर है। इसके बाद हमने पढ़ा कि इसमें राइबोसोम पाए जाते हैं। राइबोसोम कैसे होंगे, 70S प्रकार के होंगे जो किसका निर्माण करते हैं, प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। तो हम कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री किसको कहते हैं, राइबोसोम को कहा जाता है। फिर हमने पढ़ा कि इसका जो आनुवांशिक पदार्थ है डीएनए, ये डीएनए क्या होता है, जीव द्रव्य के अंदर बिखरा हुआ रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि केंद्रक के बाहर की तरफ केंद्रक झिल्ली का क्या रहता है, अभाव रहता है। तो जो डीएनए है इसका वो क्या रहता है, प्रोटोप्लाज्म में बिखरा हुआ रहता है। ये बेसिक ये संरचना है, इसको क्या कहते हैं, फ्लैजिला कहते हैं, जो बैक्टीरिया को क्या करवाती है, मूव करवाती है। और ये छोटे छोटे जो रोम जैसी संरचनाएं दिख रही है इनको क्या कहा जाता है, सील, इनको क्या कहा जाता है, सीलिया कहा जाता है। तो ऐसी कुछ संरचनाएं हैं बैक्टीरिया के बारे में जो आपसे अच्छे से सवाल पूछा जाता है। ये बात क्लियर होगी, ये बात समझ गए कि यू बैक्टीरिया क्या है। तो आप कह देंगे कि जो नॉर्मल वातावरण है जहां पे थोड़ा सा भी जीवन संभव है वहां पे क्या पाया जाता है, यू बैक्टीरिया पाया जाता है। ठीक है। अब देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके बाद आपसे सवाल पूछा जाता है आर्की बैक्टीरिया से रिलेटेड। किससे पूछा जाता है, आर्की बैक्टीरिया से। तो अब आप पढ़ेंगे किसके बारे में पढ़ेंगे हम, दूसरा जो बैक्टीरिया है वो कौन सा है, हमारा आर्की बैक्टीरिया है। आर्की बैक्टीरिया के बारे में देखो, ये जो आर्की बैक्टीरिया है ये सबसे प्राचीनतम बैक्टीरिया है। प्राचीनतम यानी कि पुराने प्रकार के बैक्टीरिया है। ये बैक्टीरिया कैसे हैं, प्राचीनतम बैक्टीरिया है, पुराने प्रकार के बैक्टीरिया है। इसलिए इन बैक्टीरिया को क्या कहा जाता है, प्राचीनतम जीवित जीवाश्म भी कहा जाता है। इनको प्राचीनतम जीवित जीवाश्म के नाम से भी जाना जाता है। प्राचीनतम जीवित जीवाश्म भी कहा जाता है। जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था कि पादपों का जीवित जीवाश्म किसको कहा जाता है, आप क्या कहेंगे, साइकस को। पादपों का जीवित जीवाश्म किसको कहा जाता है, साइकस को। और साइकस किस में आता है, साइकस आता है जिम्नोस्पर्म के अंदर। ये मैंने आपको पिछले क्लासों में पढ़ा दिया है। तो आर्की बैक्टीरिया कैसे बैक्टीरिया है, प्राचीनतम है, बहुत पहले से चलते आ रहे हैं। और इनको प्राचीनतम जीवित जीवाश्म भी कहते हैं, जो पुराने हैं लेकिन अभी भी हमें दिख रहे हैं, हम प्रेजेंट में इनको देख पा रहे हैं। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, प्राचीनतम जीवित जीवाश्म के नाम से जान रहे हैं। ठीक है। अब इसके बाद आप क्या पढ़ेंगे, देखो आर्की जो बैक्टीरिया है, आर्की बैक्टीरिया उन परिस्थितियों में भी जिंदा रहते हैं जो विपरीत परिस्थितियां होती है, जो ऐसी कंडीशन है जहां पे जीवन संभव नहीं होता। देखो यू बैक्टीरिया तो कहां पे है, जहां पे थोड़ा बहुत जीवन संभव हो वहां पे यू बैक्टीरिया क्या हो जाते हैं, पनप जाते हैं। लेकिन आर्की बैक्टीरिया है ये ऐसी रेयर कंडीशन के अंदर डेवलप हो सकते हैं जहां पे जीवन क्या नहीं हो सकता, संभव नहीं हो सकता। इस आधार पे यदि आप इसका एग्जाम्पल लेना चाहे आर्की बैक्टीरिया का, कि कोई एग्जाम्पल लो, तो जैसे आपने नाम सुना होगा यहाँ पे थर्मोएसिडोफिल्स का नाम सुना है, थर्मोएसिडोफिल्स, थर्मोएसिडोफिल्स बैक्टीरिया, किसका नाम सुना है, थर्मोएसिडोफिल्स बैक्टीरिया का आपने नाम सुना होगा। अब ये थर्मोएसिडोफिल्स बैक्टीरिया क्या है, थर्मोएसिडोफिल्स बैक्टीरिया क्या है, ध्यान से सुनो। मैंने क्या कहा कि ये थर्मोएसिडोफिल्स बैक्टीरिया ये क्या है, एक प्रकार का आर्की बैक्टीरिया है। क्यों है, देखो थर्मो का मतलब हम किसकी बात करते हैं, टेम्परेचर की बात करते हैं। टेम्परेचर यानी कि ताप की, यानी कि जो ये थर्मोएसिडोफिल्स बैक्टीरिया हैं ये लगभग 120 डिग्री या फिर इससे ऊपर सेंटीग्रेड ताप पर भी क्या रह सकते हैं, जीवित रह सकते हैं। अब आप सोच के देखो कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो पानी है वो भाप बन जाता है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, आप क्या कहेंगे, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो जो पानी है वो भी भाप बन जाता है। 120 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे ऊपर अगर कोई बैक्टीरिया लिविंग रह सकता है, जीवित रह सकता है, तो वो कौन सा रह सकता है, थर्मोएसिडोफिल्स रह सकता है। यहां थर्मो से आप समझ जाएंगे, रटने की जरूरत नहीं है। आप थर्मो से किसकी बात करेंगे, टेम्परेचर की बात करेंगे। इसके बाद एसिडो का मतलब क्या है, एसिड,
एसिडो का मतलब क्या है, एसिड, और एसिड को आप क्या कहेंगे, अम्लीय माध्यम। एसिड को आप क्या कहेंगे, अम्लीय। यानी कि जो खतरनाक से खतरनाक अम्लीय माध्यम होता है, एसिडिक मीडियम होता है, वहां पे भी ये आर्की बैक्टीरिया क्या रह सकते हैं, लिविंग फॉर्म में रह सकते हैं। कि अगर पीएच का मान जैसे मान लो 0.1 से लेके 0.5 है। अब देखो ये पीएच अगर आपको दे रखी है 0.1 से 0.5, तो ये पदार्थ सबसे ज्यादा क्या होगा, अम्लीय होगा। ये सबसे ज्यादा क्या होगा, अम्लीय होगा। ठीक है, तो इस अम्लीय पीएच मान पर भी आर्की बैक्टीरिया क्या रह सकते हैं, लिविंग फॉर्म में रह सकते हैं, जीवित अवस्था में रह सकते हैं। या फिर मान लो कि टेम्परेचर माइनस में है, जैसे बर्फीले इलाके होते हैं, तो बर्फीले इलाकों का टेम्परेचर किस में होता है, माइनस में होता है। तो उस टेम्परेचर पे भी ये आर्की बैक्टीरिया क्या कर सकते हैं, अपना जीवन यापन कर। ध्यान से समझना, आर्की बैक्टीरिया प्राचीनतम बैक्टीरिया है। आर्की बैक्टीरिया प्राचीनतम बैक्टीरिया है, जो जिसे प्राचीनतम जीवित जीवाश्म भी कहा जाता है। आर्की बैक्टीरिया हमेशा विपरीत जो कंडीशंस होती है, जो रेयर कंडीशंस होती है, वहां पे पनपने की क्या रखते हैं, क्षमता रखते हैं। जैसे कुछ बैक्टीरिया हैं जो गर्म झरनों में पाए जाते हैं, कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो बर्फीले इलाकों में पनप सकते हैं, कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो एसिडिक मीडियम के अंदर भी क्या हो सकते हैं, पनप सकते हैं। तो पहला एग्जाम्पल तो आप क्या रखेंगे, थर्मो एसिडोफिल्स याद रखेंगे। इसके बाद आर्की बैक्टीरिया का आप जो दूसरा एग्जाम्पल आपको याद रखना है वो होते हैं मेथेनोजेन बैक्टीरिया। मेथेनोजेन बैक्टीरिया का नाम सबने सुना होगा। दूसरा एग्जाम्पल मैंने किसका लिया, मेथेनोजेन बैक्टीरिया का लिया। अब ध्यान से सुनो, ये जो मेथेनोजेन बैक्टीरिया है ये कहां पाए जाते हैं, पशुओं की रुमेन में, पशुओं की रुमेन में। अब आप बोलोगे मैडम ये रुमेन क्या है, पशुओं की रुमेन में, तो ये जो रुमेन है ये आंत का भाग है। किसका भाग है, इंटेस्टाइन का भाग है। पशुओं की, जो पशु जुगाली करते हैं, जुगाली करने वाले पशु होते हैं ना, तो जुगाली करने वाले पशुओं की जो आंत है उसका एक भाग होता है जिसे हम क्या कहते हैं, रुमेन कहते हैं। तो इस रुमेन के अंदर क्या पाए जाते हैं, मेथेनोजेन बैक्टीरिया पाए जाते हैं। और ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, सेलुलोज का पाचन करते हैं। किसका पाचन करते हैं, सेलुलोज का पाचन करते हैं। और इस सेलुलोज के पाचन से कौन सी गैस बनाते हैं, मेथेन गैस बनाते हैं। कौन सी गैस बनाएंगे, मेथेन गैस, या फिर किसका निर्माण करते हैं, मीथेन गैस का निर्माण करते हैं। ध्यान से सुनो, हमने दूसरा एग्जाम्पल क्या लिया, मेथेनोजेन बैक्टीरिया लिया। ठीक है, अब ये मेथेनोजेन बैक्टीरिया है, ये कहां पाया जाता है, सबसे पहले तो पशुओं की किसमें पाया जाता है, रूमेन्स में। वो पशु जो क्या करते हैं, जुगाली का काम करते हैं, उनकी रूमेन के अंदर कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है, मेथेनोजेन। ये मेथेनोजेन बैक्टीरिया क्या करता है, सेलुलोज का पाचन करता है, और सेलुलोज का पाचन करके क्या बनाता है, मेथेन गैस बनाता है। यही कारण है कि पशुओं के मुख में जो अलग से स्मेल आती है, आप सबने नोट किया होगा कि पशुओं का जो मुख है उसमें एक अजीब सी स्मेल आती है। वो जो स्मेल आती है वो किसकी आती है, मेथेन गैस की आती है। जुगाली करने वाले पशुओं के मुख में जो एक अलग से स्मेल आती है, दुर्गंध आती है, उसका कारण क्या होता है, मेथेन गैस होती है। और ये मेथेन गैस कौन बना रहा होता है, मेथेनोजेन बैक्टीरिया, जो पशुओं की रुमेन वाले आंत के भाग में पाया जाता है। क्लियर है, चलो आगे। आगे चलो, एक बार समझाओ। चलो भाई दोबारा देख लो, हमने क्या पढ़ा, हमने आर्की बैक्टीरिया को पढ़ा। आर्की बैक्टीरिया प्राचीनतम बैक्टीरिया है जो बहुत पहले से चलते आ रहे हैं। ये हमेशा विपरीत कंडीशन में क्या हो सकते हैं, लिविंग रह सकते हैं। जैसे एग्जांपल लिया थर्मो एसिडोफिल्स, ये अधिक टेम्परेचर यानी 120 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर भी क्या रह सकते हैं, लिविंग रह सकते हैं। ये ठंडे इलाके जहां पे बर्फ पाई जाती है, बर्फीले इलाकों में भी क्या रह सकते हैं, लिविंग रह सकते हैं। क्यों रह सकते हैं, क्योंकि इनके बाहर की तरफ कठोर क्या पाई जाती है, सेल वॉल पाई जाती है। और वो कठोर सेल वॉल जब तक प्रेजेंट है तब तक इनको कोई नुकसान
नहीं होगा। ठीक है, फिर हमने क्या पढ़ा कि ये एसिडिक मीडियम, यानी कि अगर पीएच का मान 0.5 से कम है, इतना अम्लीय होते हुए भी यहाँ पे क्या पनप सकते हैं, आर्की बैक्टीरिया पनप सकते हैं। फिर हमने एग्जाम्पल लिया मेथिनोजन, हेलोफिल्स भी होते हैं। यहाँ का एक एग्जाम्पल और होता है, और उन बैक्टीरिया को हेलोफिल्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हेलोफिल्स। तो 3 एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, हेलोफिल्स, थर्मोएसिडोफिल्स, और एक क्या होगा, मेथेनोजन बैक्टीरिया, जो पशुओं की रुमेन में पाया जाता है, और रुमेन के अंदर सेलुलोज के पाचन से क्या बनाता है, मेथेन गैस बनाता है। और जो पशु होते हैं जिनके मुख में जो स्मेल आ रही है, उस स्मेल का कारण भी क्या होता है, आप क्या कहेंगे, मेथेन गैस। अब एक बात, आपने क्लास को शेयर नहीं किया, क्लास को शेयर नहीं किया, चलो भाई, मतलब हमने आर्की बैक्टीरिया को भी समझ लिया है, हमने यू बैक्टीरिया को समझ लिया, हमने आर्की बैक्टीरिया को भी समझ लिया। अब इसके बाद आप किसको समझोगे, आप एक्टिनोमाइसिटीज को समझोगे। ये एक्टिनोमाइसिटीज भी क्या है, बैक्टीरिया है, लेकिन ज्यादा सवाल नहीं पूछे जाते। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, अब हम एक्टिनोमाइसिटीज, एक्टिनोमाइसिटीज। देखो ये जो एक्टिनोमाइसिटीज है, इनका जो उपयोग है वो ज्यादा पूछा जाता है। एक्टिनोमाइसिटीज ये भी एक प्रकार के प्राइमिटिव होते हैं, प्राइमिटिव होते हैं। कैसे होते हैं, प्राइमिटिव। प्राइमिटिव का मतलब पुराने, प्राचीनतम, जो बहुत पहले से चलते आ रहे, इनको भी क्या कहा जाता है, प्राइमिटिव कहा जाता है, पुराने कहा जाता है। अब देखो ये जो एक्टिनोमाइसिटीज है, एक्टिनोमाइसिटीज जो जितने भी बैक्टीरिया है, जीवाणु है, इन एक्टिनोमाइसिटीज बैक्टीरिया से क्या बनाई जाती है, एंटीबॉडी बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है, एंटीबॉडी, या फिर आप क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे एंटीबॉडी की जगह आपको लिखना है एंटीबायोटिक्स। क्या बनाई जाती है, एंटीबायोटिक्स बनाई जाती है। ठीक है, ये सवाल ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या कहेंगे कि ये जो एक्टिनोमाइसिटीज बैक्टीरिया है, ध्यान से सुनना, एक्टिनोमाइसिटीज बैक्टीरिया क्या है, ऐसे एक दूसरे के साथ जुड़कर, ध्यान से सुनना, ये ऐसे एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं और किसके समान, ऐसे तंतु से बनाए रखते हैं। और ये तंतु किसके समान होते हैं, कवक के समान, फंगाई के समान। ये जो तंतु बनाते हैं वो तंतु किस समान बनाते हैं, कवक के समान बनाते हैं, फंगाई के समान। इसीलिए एक्टिनोमाइसिटीज को क्या कहा जाता है, कवक सम जीवाणु भी कहा जाता है। कवक सम जीवाणु का मतलब आप समझ गए होंगे कि कवक के समान जो जीवाणु हमें कवक जैसे दिखाई दे, उनको हम क्या कहते हैं, कवक सम जीवाणु के नाम से भी जाना जाता है। तो सवाल सीधा ही पूछा जाएगा कि कौन से बैक्टीरिया है जो कवक सम बैक्टीरिया कहलाते हैं, तो आप क्या कहेंगे, कवक सम बैक्टीरिया क्या कहलाते हैं, एक्टिनोमाइसिटीज कहलाते हैं। ध्यान से समझ में आ रहा है, एक्टिनोमाइसिटीज बैक्टीरिया क्या होते हैं, एक्टिनोमाइसिटीज बैक्टीरिया भी प्राइमिटिव है, बहुत पुराने बैक्टीरिया हैं, जिनसे क्या प्राप्त की जाती थी, एंटीबायोटिक्स प्राप्त की जाती है। क्या प्राप्त की जाती है, एंटीबायोटिक्स। अब इनके अंदर क्या होता है कि ये कुछ ऐसे तंतु बनाते हैं, फाइबर्स बनाते हैं, वो तंतु हमें किसके समान दिखाई पड़ते हैं, कवक के समान दिखाई पड़ते हैं। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, कवक सम जीवाणु या फिर कवक सम फंगाई के नाम से भी इनको जाना जाता है। किनको जाना जाता है, एक्टिनोमाइसिटीज को। ठीक है, तो ये हमने तीसरा बैक्टीरिया कौन सा पढ़ लिया, एक्टिनोमाइसिटीज के बारे में पढ़ लिया। जीवाणु और कवक दोनों नहीं होते अनिल जी, ये कवक के जैसे दिखाई देते हैं। ये जो एक्टिनोमाइसिटीज बैक्टीरिया है, ये कवक के जैसे दिखाई देते हैं, बस इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, कवक सम, यानी कवक के समान बैक्टीरिया। ठीक है, तो आप इसको क्या कहेंगे, कवक सम जीवाणु के नाम से भी जानेंगे। दीपक जी हिंदी लिखो, हिंदी में क्या एक्टिनोमाइसिटीज को एक्टिनोमाइसिटीज ही बोलते हैं हिंदी में। अब चलो आगे, ये देखो आपने, मैं आपसे पूछ लूंगी लास्ट में कि यू बैक्टीरिया कौन से होते हैं, आर्की बैक्टीरिया कौन से होते हैं, एक्टिनोमाइसिटीज कौन से होते हैं, तो अपने आप में रिवाइज करते जाना अंदर ही अंदर। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, जो चौथा आपने लिखा है वो क्या लिखा है, साइनोबैक्टीरिया। आपने क्या लिखा है, साइनोबैक्टीरिया लिखा है। क्या लिखा, साइनोबैक्टीरिया। देखो ये जो साइनोबैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया को आप क्या कहते हैं, बीजीए कहते हैं। यानी साइनोबैक्टीरिया का ही दूसरा नाम होता है ब्लू ग्रीन एल्गी।
क्या नाम होता है? ब्लू ग्रीन एल्गी यानी नील हरित शैवाल। साइनोबैक्टीरिया को क्या कहा जाता है? नील हरित शैवाल कहा जाता है। अब सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि देखो ये साइनोबैक्टीरिया है, ध्यान से सुनना। आप क्या कहेंगे कि इनको एल्गी क्यों कहा गया, इनको शैवाल क्यों कहा गया? तो पहले साइंटिस्ट ने क्या देखा कि ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, नील हरित शैवाल है, ये अपना भोजन क्या कर रहे थे? खुद से बना रहे थे। अपना भोजन खुद से कैसे बना रहे थे? क्योंकि ये कौन सी अभिक्रिया कर सकते थे? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का मतलब आप क्या कह सकते हैं? प्रकाश संश्लेषण। ये बीजीय क्या करते थे? प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया करते थे और खुद का भोजन बनाते थे। तो साइंटिस्ट ने क्या कहा कि ये जो आपका बीजीय है, ये एक प्रकार का क्या है? एल्गी है, एक प्रकार का क्या है? शैवाल है। भाई सूक्ष्म तो है, छोटा तो है, संरचना इसकी थैलस के समान है, तो हम इसको किस में रख देते हैं? शैवालों में रख देते हैं। लेकिन बाद में वैज्ञानिकों ने क्या देखा, अरे भाई आप शैवालों में इनको कैसे रख सकते हो? हम शैवालों को किस में पढ़ते हैं? आपको पता है, हमने जब पादप जगत का वर्गीकरण किया था तो हमने क्रिप्टोगैम्स में किसको पढ़ा था? एल्गी को पढ़ा था। और हमें पता है कि जितने भी पादप हैं वो तो कैसे होते हैं? बहुकोशिकीय होते हैं। पादप तो कैसे होते हैं? बहुकोशिकीय। तो हमें पता है कि जो एल्गी है, जो शैवाल है, भाई मैंने आपको बता दिया कि बैक्टीरिया को छोड़ दो और जितने भी आपको एग्जाम्पल देखने को मिले वो यूकेरियोटिक बहुकोशिकीय होते हैं। कौन से होते हैं? यूकेरियोटिक बहुकोशिकीय। तो आप क्या कह देंगे देखते ही कि एल्गी है, ये शैवाल है, ये तो कैसा होता है? बहुकोशिकीय होता है। लेकिन जब इसकी कोशिकीय संगठन को देखा गया तो इसका जो कोशिकीय संगठन है वो कैसा निकल के आया? इसका कोशिकीय संगठन एक कोशिकीय निकल के आया। कैसा निकल के आया? एक कोशिकीय। एक कोशिकीय का मतलब यूनिसेलुलर। फिर साइंटिस्ट ने क्या कहा कि भाई एल्गी को आप प्लांट नहीं कह सकते। आप इस जो बीजीय है, जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, इसको आप एल्गी में नहीं रख सकते, आप बीजीय नहीं कह सकते। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया? इसका नाम चेंज करके इसको क्या बोल दिया? साइनोबैक्टीरिया बोल दिया। तो सवाल क्या बनता है? आपको जब देखो साइनोबैक्टीरिया कम देखने को मिलेगा, आपको बीजीय ज्यादा देखने को मिलेगा। और पूछा जाता है कि ब्लू ग्रीन एल्गी है, एक प्रकार का शैवाल, एक प्रकार का पादप, एक प्रकार का कवक, एक प्रकार का जीवाणु। तो हम क्या देखते हैं? एल्गी देखते ही कौन सा आंसर टिकाते हैं? शैवाल। 100% कॉन्फिडेंट होकर और बाहर आकर ये औरों को और बताते हैं कि देख इसमें एल्गी था। तो एल्गी से बिल्कुल सिंपल सवाल था यार, एल्गी था, एल्गी को देख के शैवाल ही तो करना था। हम ऐसे बोलते और हैं, एल्गी को देख के हम क्या बोल देते हैं? हम इसको शैवाल ही तो कहते हैं, तो ये शैवाल ही तो है। लेकिन ये बात आप ध्यान से रख लेना कि ये ब्लू ग्रीन एल्गी एक शैवाल नहीं, ब्लू ग्रीन एल्गी क्या होता है? एक बैक्टीरिया होता है, यानी कि एक क्या होता है? शैवाल होता है, एक जीवाणु होता है जिसे हम साइनोबैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये साइनोबैक्टीरिया क्या करता है कि ये फोटोसिंथेसिस अभिक्रिया कर सकता है और अपना भोजन खुद बना सकता है। तो हम इस बैक्टीरिया को क्या कह सकते हैं? स्वयंपोषी कह सकते हैं। इस बैक्टीरिया को क्या कह सकते हैं? स्वयंपोषी कह सकते हैं। इसके बाद ये जो बैक्टीरिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण का भी काम करता है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये नाइट्रोजन का क्या करता है? स्थिरीकरण करता है। यानी नाइट्रोजन का क्या करता है? फिक्सेशन करता है। सवाल अच्छा आ जाता है। सवाल क्या पूछा जाएगा कि बताओ नाइट्रोजन का फिक्सेशन करने वाला बैक्टीरिया कौन सा है? आपसे क्या पूछा जाए? बैक्टीरिया। आपसे सवाल पूछा जाता है तो आप क्या बताएंगे? नोस्टोक और एनाबीना। लेकिन आपसे क्या पूछा गया है? बैक्टीरिया पूछा गया है। आपसे सवाल पूछा गया है तो आप क्या कहेंगे कि आपसे जीवाणु पूछा गया है तो आप जीवाणु कौन सा बताएंगे? साइनोबैक्टीरिया या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी, जो क्या कर सकता है? नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर सकता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकता है। इसके बाद आपसे क्या सवाल पूछा जाएगा? इसके अलावा नाइट्रोजन स्थिरीकरण के अलावा बीजीय क्या करता है? देखो ये जो बीजीय है कवक और किसके साथ?
आपका कवक हो गया और साइकस हो गया। आपका साइकस क्या है भाई, जिम्नोस्पर्म है, तो आप साइकस को क्या लिख सकते हैं, जिम्नोस्पर्म लिख सकते हैं, जिम्नोस्पर्म। और साइकस से रिलेटेड जो 5-6 सवाल थे वो मैंने आपको 2 बार रिवाइज करवाए हैं, कभी मत भूलना। देखो कवक और साइकस मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि ये जो हमारा बीजीए है, ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, ये जो साइनोबैक्टीरिया है, ये कवक और साइकस के साथ सिम्बायोटिक रिलेशन दिखाता है। सिम्बायोटिक का मतलब सहजीवन। कौन सा रिलेशन दिखाता है, सहजीवन। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो साइनोबैक्टीरिया है, ये जो साइनोबैक्टीरिया है, ये कौन से जीवों के साथ सिम्बायोटिक रिलेशन यानी कि सहजीवन दिखा सकता है। तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर क्या आएगा, कवक और साइकस के साथ जुड़कर ये क्या बना सकता है, सहजीवन या फिर सिम्बायोटिक रिलेशन बना सकता है। और इनकी जड़ों में करता क्या है भाई, इनके साथ रिलेशन बनाता है बीजीए, तो करता क्या है, ये इनके लिए नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है और इनको क्या प्रोवाइड करवाता है, नाइट्रोजन प्रोवाइड करवाता है। कौन, बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी या फिर साइनोबैक्टीरिया। एक बार रिवाइज कर रहे हो, साइनोबैक्टीरिया है, इसको हम क्या कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से भी जाना जा सकता है। इस ब्लू ग्रीन एल्गी को आप एल्गी, एक शैवाल नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते, क्योंकि शैवाल बहुकोशिकीय होते हैं, जबकि ये जो साइनोबैक्टीरिया है ये कैसा है, एक कोशिकीय है, यूनिसेलुलर है। तो आप एक कोशिकीय को कभी बहुकोशिकीय नहीं कह सकते। भाई एक को कभी 5 कह सकते हैं क्या, ये कह सकते हैं कि 1 5 है, कभी नहीं कह सकते। जबकि ये कह सकते 5 एक से मिलकर बना है। मेरी बात समझे होंगे भाई, आप क्या नहीं कह सकते, 1 को 5 नहीं कह सकते, लेकिन आप ये कह सकते हो कि ये 5 कब बना है, जब ऐसे एक कितने जुड़े हैं, 5 जुड़े हैं, तब जाके किसका निर्माण हुआ है, 5 का निर्माण हुआ है। ध्यान से सुन रहे हो मेरी बात, हम 1 को 5 नहीं कह सकते, क्योंकि 1 में तो 1 ही है, तो 1 को आप कभी 5 नहीं कहेंगे। लेकिन आप 5 को ये कह सकते हैं कि इसमें कितने एक है, इसमें 5 एक है। कितने एक है इसमें, 5। ऐसे 5 एक एक करके जुड़ते हैं तो किसका निर्माण होता है, 5 का निर्माण हो जाता है। तो यही बात है कि आप एक कोशिकीय को बहुकोशिकीय थोड़ी मान सकते हो। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, इस बीजीय को क्या माना, एक बैक्टीरिया मान लिया, एक जीवाणु मान लिया। ठीक है, हाँ, मीनिंग ऑफ सिम्बायोटिक बिल्कुल मैं बता रही हूं। ठीक है, अब हमने क्या देखा कि ये क्या कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। तो ये कैसे हो गए, स्वयंपोषी हो गए। फिर हमने क्या कहा कि ये ब्लू ग्रीन एल्गी है, वो कुछ जीवों के साथ, जैसे कवक हो गया, साइकस हो गया, इनके साथ क्या कर सकता है, सिम्बायोटिक रिलेशन, सहजीवन। अब ये सिम्बायोटिक रिलेशन क्या होता है कि इनके साथ जब ये जीवित रहेगा तो इनके साथ रहेगा। भाई हस्बैंड वाइफ वाली सी जोड़ी बनाता है ये, कि एक दूसरे के साथ रह रहे तो लिविंग रह रहे। क्यों रह रहे, क्योंकि थोड़ा काम ये कर लेता है और थोड़ा काम ये कर लेता है। ये इसको भोजन दे देता है और कवक इसको रहने के लिए क्या दे देता है, जगह देता है। सहजीवन का मतलब समझ गए, साथ साथ चलना, साथ साथ अपनी लाइफ को जीना, उसे हम क्या कहते हैं, सहजीवन कहते हैं। ओके, तो आप क्या कहेंगे कि कवक और साइकस के साथ जुड़कर बीजीय क्या बनाता है, सिम्बायोटिक रिलेशन बनाता है। ठीक है, तो सिम्बायोटिक रिलेशन बना रहा है, इसीलिए सिम्बायोटिक रिलेशन क्यों बना रहा है, क्योंकि नाइट्रोजन का क्या कर सकता है, फिक्सेशन कर सकता है, नाइट्रोजन का क्या कर सकता है, स्थिरीकरण भी कर सकता है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई। ये हमने किसके बारे में पढ़ा है, साइनोबैक्टीरिया के बारे में पढ़ा है। समझ में आई। हाँ, नोट्स बनाओ, अच्छी बात है, नोट्स बनाते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और क्लास को भी शेयर कर दो यार, इतने भारी भी मत बनो। अच्छा, आपने तो कर दिया, कुछ एक स्टूडेंट तो कर देते हैं, कुछ एक नहीं करते। समझो बात को, क्लास को शेयर किया करो, पूरा कोर्स होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा रानी जी, नहीं करेंगे, मत करो, मत करो अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो। लेकिन जो कर सकते हैं अच्छे से, मैं तो उनके लिए बोल रही हूं कि क्लास को शेयर करो भाई। अब चलो,
ये हमने बैक्टीरिया पढ़ लिए हैं अलग अलग प्रकार के। अब मेन हेडिंग जो इंपॉर्टेंट है वो हेडिंग लिखेंगे बैक्टीरिया के मानव जीवन में उपयोग, या फिर आप हेडिंग लिखेंगे लाभदायक बैक्टीरिया। ऐसे कौन से बैक्टीरिया है जो हमारे लिए लाभदायक है? लाभदायक बैक्टीरिया, यहां से अच्छा सवाल पूछा जाता है। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? लाभदायक बैक्टीरिया। हेडिंग लिखेंगे आप लाभदायक बैक्टीरिया, जो हमारे लिए लाभदायक है, जो हमें प्रॉफिट देते हैं। हानिकारक तो है ही है। हानिकारक कैसे हैं? क्योंकि ये पादपों में भी रोग फैलाते हैं और ये जंतुओं में भी रोग फैलाते हैं। जंतु रोग हमने पढ़ लिए हैं बैक्टीरिया के मानव रोग वाले चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो आपको अब क्या पढ़ना है? अब आपको लाभदायक बैक्टीरिया के बारे में पढ़ना है, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले लाभदायक बैक्टीरिया में मैं एक एक करके पढ़ाऊंगी। यहां से अच्छा सवाल पूछा जाता, फिर से बता रही हूं, ध्यान से सुन लेना। सबसे पहले लाभदायक बैक्टीरिया में सबसे पहला बैक्टीरिया आप लिखेंगे राइजोबियम। आप क्या लिखेंगे? राइजोबियम। लाभदायक बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं तो पहला बैक्टीरिया आप क्या लिखेंगे? राइजोबियम। इस राइजोबियम का कार्य क्या है? राइजोबियम क्या करता है? N2 फिक्सेशन करता है। N2 का फिक्सेशन करता है, यानी नाइट्रोजन का क्या करता है? स्थिरीकरण करता है। नाइट्रोजन का क्या करता है? स्थिरीकरण। अब ये जो राइजोबियम है ये कहां उपस्थित होता है? तो जितने भी दलहनी पादप हैं, जितने भी दलहनी पादप हैं, दलहनी पादप का मतलब समझ गए होंगे कि जिनसे हमें दाल प्राप्त होती है। ऐसे पादप जिनसे हमें दाल प्राप्त होती है, जैसे चना हो गया, मूंग हो गया, मोठ हो गया, ठीक है, अरहर हो गया, ये सारे क्या होते हैं? दलहनी पादप होते हैं जिनसे, या फिर लेग्यूमिनेसी कुल के पादप भी आप इनको सीधा बोल सकते हैं। दलहनी पादप किस कुल के होते हैं? लेग्यूमिनेसी, लेग्यूमिनेसी कुल के पादप। क्योंकि लेग्यूमिनेसी कुल के सारे पादप कैसे होते हैं? दलहनी पादप होते हैं। तो दलहनी पादप की जड़ों के अंदर, जो दलहनी पादप की रूट्स होती है, जड़ होती है, वहां पे क्या उपस्थित होता है? राइजोबियम पाया जाता है। और ये जो राइजोबियम है इसका कार्य क्या है? ये नाइट्रोजन का क्या करता है? फिक्सेशन करता है, नाइट्रोजन का स्थानांतरण करता है, सॉरी स्थिरीकरण करता है। जैसे इन पादपों के अंदर इनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो प्रोडक्टिविटी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये हमारे लिए क्या है? लाभदायक बैक्टीरिया है। तो पहला लाभदायक बैक्टीरिया तो आपको क्या याद रखना है? राइजोबियम याद करना है कि राइजोबियम दलहनी या फिर लेग्यूमिनेसी पादपों के अंदर जो रूट में जो ग्रंथियां होती हैं, जिसे अपन नोडुल्स बोलते हैं, रूट की उन ग्रंथियों के अंदर पाया जाता है ये राइजोबियम। और काम क्या करता है? ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। नाइट्रोजन का क्या करता है? स्थिरीकरण करता है। किस रूप में करता है? तो आप रूप लिख लेंगे, किस रूप में करता है? नाइट्रेट की फॉर्म में, यानी कि नाइट्रेट के रूप में ये नाइट्रोजन का क्या करता है? फिक्सेशन करता है। कहां जाके करता है? तो आप क्या कहेंगे? दलहनी पादपों की जड़ों में। और उसकी वजह से क्या है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, उत्पादकता बढ़ जाती है। इसके बाद में जो दूसरा यूजफुल बैक्टीरिया है इसका नाम लिखेंगे आप लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। अब आपको कुछ याद आया होगा कि ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया क्या करता है? याद है तो जल्दी से बताओ, मैं एक बार पानी पी लेती हूं, जल्दी से बताओ। हाँ जी बिल्कुल रागिनी जी, बिल्कुल 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 सही बताया सभी ने। हाँ जी, ये दूध को क्या करता है? दही में परिवर्तन करता है। अच्छी बात है, आप सब लोगों को पता है। तो चलो मैं भी बता देती हूँ, ये जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है ये, इसको आप क्या कहते हैं? लेब भी कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं? लेब भी कह सकते हैं। इसको आप लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के नाम से भी जान सकते हैं। ये लेब क्या करता है? किसमें पाया जाता है? भाई घर पे सुना होगा ना जावन,
जामन, जामन सुना होगा, जावन क्या होता है? छाछ या दही किसमें डालते हैं हम? दूध में डालते हैं। तो दूध के अंदर जब जामन डाला जाता है तो ये दूध किसमें कन्वर्ट हो जाता है? दही में कन्वर्ट हो जाता है। तो उस दूध को दही में बदलने के लिए हमें कौन सा बैक्टीरिया चाहिए? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया चाहिए। अब ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया दूध में नहीं पाया जाता, ये किसमें पाया जाता है? दही में। आपको याद होगा भाई, अगर दूध में पाया जाता तो दूध से दही बनाने के लिए हमें उसमें दही या फिर छाछ क्यों डालनी पड़ती? ऐसा क्यों होता? तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया किसमें पाए जाते हैं? दही में पाए जाते हैं, ये दूध में नहीं पाए जाते। तो याद रख लेना, दूध को दही में बदलने के लिए। और दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? आप क्या कहेंगे? केसिन प्रोटीन। और जब दही बन जाता है तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाती है? पैराकेसिन में। ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? पैराकेसिन में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है। अच्छा हेमंत जी, मैडम सबसे पहले जामन कहां से आया? ये सवाल हम भी बहुत किया करते थे। तो चलो, लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है, लैब बैक्टीरिया है, ये दही में पाया जाता है और ये दूध को किसमें बदल देता है? दही में बदल देता है। यानी कि केसिन प्रोटीन को किसमें बदल देता है? पैराकेसिन प्रोटीन के अंदर बदल देता है। इतनी बात हमें समझ में आ गई। तो दो बैक्टीरिया तो हमने यूजफुल पढ़ लिए हैं। ठीक है। अब तीसरा जो बैक्टीरिया है, देखो ये तो हमें याद भी रह जाते हैं क्योंकि हम इनको डेली लाइफ में यूज करते हैं। डेली लाइफ में अब यूज करते हैं लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया को, लेब को, तो हमें याद रह जाता है कि ये दूध को किसमें बदलता है? दही में बदलता है। आपको नेक्स्ट तीसरा कौन सा लिखना है? तीसरा आप लिखेंगे एसिटोबैक्टर, इंपॉर्टेंट है, एसिटोबैक्टर एसिटाई। एसिटोबैक्टर एसिटाई। इस एसिटोबैक्टर एसिटाई का हमारी लाइफ में क्या यूज है? ये एसिटोबैक्टर एसिटाई क्या करता है? इससे बहुत अच्छा सवाल बनता है कि एसिटोबैक्टर एसिटाई का यूज क्या है। तो आप क्या कहेंगे? देखो, ये जो एसिटोबैक्टर एसिटाई है, ये क्या करता है? इसको जब हम शर्करा में डालते हैं, किस में डालते हैं? शर्करा में। तो ये शर्करा से किसका निर्माण करता है? सिरका का निर्माण करता है। सबने नाम सुना होगा सिरका का, या फिर आपने क्या नाम सुना होगा? विनेगर। विनेगर या फिर सिरका। सिरका को आप क्या कह सकते हैं? विनेगर कह सकते हैं। तो सबसे अच्छा सवाल बनता है कि सिरका का निर्माण करने में कौन से बैक्टीरिया को काम में लिया जाता है? तो आपका आंसर क्या आता है? एसिटोबैक्टर। आप क्या कहेंगे? एसिटोबैक्टर एसिटाई शर्करा घोल को किसमें बदल देता है? सिरका में बदल देता है। इसीलिए सिरका के अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल होता है, क्योंकि एसिटोबैक्टर एसिडाई क्या बनाता है? एसिटिक एसिड का निर्माण करता है। क्लियर है? बात दोबारा सुन लेना। तीसरा जो हमारा लाभदायक बैक्टीरिया है, यूजफुल बैक्टीरिया है, ये क्या करता है? एसिटोबैक्टर एसिटाई शर्करा से क्या बनाता है? सिरका बनाता है। और इस सिरका को आप विनेगर भी कह सकते हैं। और इसमें क्या पाया जाता है? आपका एसिटिक एसिड पाया जाता है। ठीक है। अब इसके बाद चौथा आप लिखेंगे बैसिलस। चौथा बैक्टीरिया आप लिखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लगा लेना, बैसिलस मेगाथीनियम। बैसिलस मेगाथीनियम, बैसिलस मेगाथीनियम माइकोकोकस। बैसिलस मेगाथीनियम माइकोकोकस। और ये सवाल एक बार आ चुका है, ये सवाल आ चुका है बैसिलस मेगाथीनियम माइकोकोकस का। अब इस बैक्टीरिया का, ये है क्या? एक प्रकार का जीवाणु। किस प्रकार का जीवाणु है? एक प्रकार का यूजफुल या फिर आप क्या कहेंगे? लाभदायक जीवाणु है। अब देखो, बैसिलस मेगाथीनियम माइकोकोकस क्या करता है? बैसिलस मेगाथीनियम माइकोकोकस क्या करता है? तंबाकू की पत्तियों का, ध्यान से सुनना, तंबाकू की पत्तियों का स्वाद, तंबाकू की पत्तियों का स्वाद व सुगंध का कारण, स्वाद व टेस्ट और जो सुगंध आती है हमें, उस सुगंध का कारण क्या होता है? बैसिलस मेगाथीनियम माइकोकोकस बैक्टीरिया होता है। आप सबने सुना होगा, आप सबने सुना होगा कि आप सबने क्या सुना है या फिर आप सबने फील किया होगा कि जो तंबाकू की पत्तियां हैं, तंबाकू की जो लीफ है, पत्तियों के अंदर एक स्पेशल सुगंध आती है और उसका जो टेस्ट है वो भी क्या होता है? स्पेशल, सबसे अलग है भाई।
सब है तो टेस्ट तो अलग ही होगा, तो इसका टेस्ट भी क्या होता है, अलग होता है, और इसके अंदर जो सुगंध आती है वो भी क्या आती है, अलग से आती है। ठीक है, तो इस तंबाकू की पत्तियों के स्वाद का, टेस्ट का और सुगंध का कारण कौन सा बैक्टीरिया होता है, तो आप क्या कहेंगे, बैसिलस मेगाथीनियम माइकोकोकस नामक एक बैक्टीरिया है जो तंबाकू की पत्तियों के अंदर क्या करता है, तंबाकू की पत्तियों में स्वाद और किसको बढ़ाता है, सुगंध को बढ़ाता है। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लगा लेना, अच्छा सवाल पूछा जाता है कि तंबाकू की पत्तियों के अंदर स्वाद और सुगंध का कारण कौन सा बैक्टीरिया है, तो आप क्या कहेंगे, बैसिलस मेगाथीनियम माइकोकोकस नामक बैक्टीरिया तंबाकू की पत्तियों में सुगंध और क्या बढ़ा देती है, स्वाद बढ़ा देती है। इसके बाद पांचवा बैक्टीरिया आपको याद रखना है, माइकोकोकस कैंडिसेंस। माइकोकोकस पांचवा बैक्टीरिया माइकोकोकस। देखो आपको सारे एक साथ नहीं मिलेंगे, मैं एक साथ लिखा रही हूं। अच्छा, तंबाकू में बदबू आती है, भाई तुम्हारे लिए बदबू होगी, जो तंबाकू को खाते हैं या तंबाकू को पीते हैं उनके लिए तो वो सुगंधी है ना। अरे जैसे कोई दारू नहीं पीता तो हम क्या कहते हैं, अरे दुर्गंध आ रही है, जो दारू पीता है उसको तो उसमें सुगंधी आती है ना, तो यूज किया है उसको तो सुगंधी आएगी। बेवकूफ तुम बन रहे हो। देखो माइकोकोकस कैंडिसेंस या फिर कैंडिसेंस या कॉन्डिसेंस कहा जाता है, कैंडिसेंस एक बैक्टीरिया है जिसका नाम क्या है, माइकोकोकस कैंडिसेंस। ठीक है, ये माइकोकोकस कैंडिसेंस क्या करता है, चाय की पत्तियों में क्यूरिंग करता है, चाय की पत्तियों में क्यूरिंग। भाई लास्ट में जब चाय की पत्तियां पक जाती है, उनकी क्यूरिंग हो जाती है, तो चाय की पत्तियों को क्या कर लिया जाता है, तोड़ लिया जाता है, और फिर उनको चाय की पत्तियों से क्या प्राप्त कर लेते हैं, हम चाय बना लेते हैं। तो जो चाय की पत्तियों में जो क्यूरिंग होती है, लास्ट के अंदर जो उनका परिपक्वन होता है, वो कौन करवाता है, माइकोकोकस कॉन्डिसेंस बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया होता है, माइकोकोकस कॉन्डिसेंस बैक्टीरिया होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये कुछ एक बैक्टीरिया है जो यूजफुल है। आपने क्या क्या पढ़ा यूजफुल बैक्टीरिया में, आपने लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया पढ़ा, आपने राइजोबियम पढ़ा, आपने एसिडोबैक्टर एसिटाई पढ़ा जो शर्करा को किसमें बदलता है, सिरका में बदलता है, विनेगर में बदलता है, और सिरका में कौन सा एसिड पाया जाता है, एसिटिक एसिड पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। फिर हमने क्या पढ़ा, बैसिलस मेगाथीनियम माइकोकोकस को पढ़ा जो तंबाकू की पत्तियों के अंदर स्वाद और किसका कारण बनता है, सुगंध का कारण बनता है। ठीक है, उसके बाद हम क्या पढ़ते हैं, 5वें नंबर पे हम इसको माइकोकोकस कॉन्डिसेंस कहते हैं। ये माइकोकोकस कॉन्डिसेंस बैक्टीरिया क्या करता है, चाय की पत्तियों में क्यूरिंग के लिए क्या होता है, सहायक होता है। इतनी बात आपको